हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो गणित शिक्षण शास्त्र मतलब मैथ्स पेडागोजी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। इसकी भी मैं 10 वीडियोस बनाऊंगी जिससे जो आपके अंडरस्टैंडिंग है पेडागोजी को लेके वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जो पेडागोजी है वो 15 मार्क्स का रोल प्ले करती है मैथ्स में, और जो 15 मार्क्स होते हैं वो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। कंटेंट में भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंटेंट वाला पार्ट ज़रूर पूरा कराऊंगी, ठीक है। उसका वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, या गलत है क्योंकि त्रुटियां जो हैं वो लापरवाही दर्शाती हैं, या सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, या फिर जो कथन है वो सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक मिल जाता है। देखिए, फिर से वही त्रुटियों वाली बात आ गई। जैसे कि मैंने त्रुटियों में जो पहले CDP वाला जो पेडागोजी के वीडियोस डाले हैं उसमें त्रुटियों की बात की कि त्रुटियां मतलब गलतियां जो भी हैं उनको हमेशा पॉजिटिव लेके चलना, वो सीखने का एक पड़ाव होती हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके की पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेट करते हैं, है ना। तो देखिए कि पॉजिटिव लेके चलना है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है ये कथन, तो पहले बात सही है, ठीक है। तो ये गलत वाले ऑप्शन तो पहले ही आपके गलत हो गए। अब आगे जो आता है कि सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन पहले हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे। वो ये है कि सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक, सिर्फ फीडबैक नहीं देती हैं, ये भी समझने में मदद करती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की रचना किस प्रकार करते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आएँ, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है, मतलब गणितीय संचारण जो है वो क्या उल्लेख करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, बाद में भी अभी भी आ सकता है, हो सकता है आप जब ये 2020 वाला एग्ज़ाम दें इसमें आ जाए। तो आपको ये याद रखना है कि मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इसका आंसर क्या है कि गणितीय संचारण जो है वो क्या करता है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता होती है, ठीक है। मतलब गणितीय संचारण का अर्थ होता है कि जो भी गणितीय विचार हैं, मैथमेटिकल जो भी थॉट्स हैं आपके, जो भी प्रोसीजर हैं, ठीक है, उनको एक जगह संगठित करना, है ना। तो वो क्या हो गया आपका गणितीय संचारण। ये आपको याद रखना है कि गणितीय संचारण का मतलब होता है कि जो भी मैथमेटिकल आपके थॉट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको एक जगह संगठित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। समस्या को सुलझाने की क्षमता को नहीं कहते हैं, और ना ही प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल गणितीय संचारण कहलाता है, और ना ही बोलने की क्षमता, ठीक है। तो मेन क्या है कि गणितीय जो भी विचार हैं उनको संगठित करने की क्षमता क्या कहलाती है, गणितीय संचारण। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, पर ये आया हुआ है तो आपको माइंड में रखना भी है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए, माप आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जैसे पहला है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पता हो कि अप्रमाणिक माप का क्या मतलब है, प्रमाणिक माप का क्या मतलब है। तो देखिए, अप्रमाणिक माप का मतलब होता है कि जो मतलब विश्व स्तरीय मतलब मापन में वो प्रयुक्त ना की जाती हो। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग नापते हैं कोई चीज़ तो ऐसे भी कर देते हैं कि हाँ मतलब एक बीता इस टाइप से हाथ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये 2 बीते हैं, 3 बीते, इस टाइप से, या फिर हम मतलब इस तरीके से यूज करते हैं जो विश्व स्तरीय जो मापन प्रणाली है उसमें ये प्रयुक्त नहीं होता है। लेकिन प्रमाणिक क्या होता है कि हाँ अगर हमें लंबाई नापना है तो उसको किस में नापना है, मीटर में नापना है ना। तो इस तरीके से जो प्रमाणिक का मतलब होता है जो मतलब विश्व स्तर पर वो मापन की प्रणाली हो, ठीक है। और अप्रामाणिक का मतलब होता है जो विश्व स्तर पर नहीं है, हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अप्रामाणिक वो होती हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि पहले अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद, मतलब पहले आप प्रमाणिक बताएंगे, प्रमाणिक मतलब कि पहले आप मीटर बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि हाँ जैसे
ये हम लोग हाथ के बीते का या सेंटीमीटर इन सब का यूज करते हैं, आप ये बताएंगे। तो क्या करेंगे आप? तो इसका आंसर मैं पहले से ही आपको समझ बनाने के लिए बता दे रही हूँ कि जब भी आप पढ़ाते हैं या बच्चों को आपने कभी पढ़ाया हो तो आपको ये पता होगा कि बच्चों को पहले हम लोग कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उसको पहले उसके जो डेली लाइफ है उससे उसको रिलेट करते हैं। तो जब डेली लाइफ से आप रिलेट करेंगे तो आपको उसको क्या बताएंगे? आपने अगर कभी बुक देखी होगी, अगर आप इंटर्नशिप में गए हैं, बीएड या बीटीसी जो भी किया है, तो आपने छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि पहले क्या है, पहले आपकी डेली यूज बेसिस पे चीज़ हो, मतलब जिससे बच्चे उसको समझ पाएँ। तो क्या बताएंगे आप कि पहले, हाँ पहले हम लोग आएंगे उसमें कि पहले कैसे लोग करते थे। पहले लोग हाथ का बीता जो होता था उससे चीज़ें नापते थे, है ना, उससे करते थे। और फिर उसके बाद आप जो छोटी इकाई है जो बच्चे नॉर्मल समझते हैं, जैसे उनके पास स्केल होता है तो उसमें सेंटीमीटर देखते हैं, फिर सेंटीमीटर पे आप आएंगे, उसके बाद आप मीटर पे आएंगे, है ना। तो पहले अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करते हैं और बाद में प्रमाणिक। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? देखिए आप, दूसरा है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रमाणिक है वो बच्चे के बाद में समझ आएगी, है ना। आप उसको भी पहले ही वर्ड लेवल की चीज़ें समझाने लगेंगे, वो तो छोटा बच्चा है तो उसको क्या समझ आएगा। तो पहले ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला क्यों गलत है ये भी मैं बताती हूँ कि केवल अप्रामाणिक, आप ज़िंदगी भर उसको यही बताते रहेंगे जो उसकी डेली लाइफ पे उसने छोटे से यूज किया है, उसको स्टैंडर्ड बताएंगे ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। केवल तो बिल्कुल गलत है। और अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर डेली लाइफ से आप कैसे रिलेट कर पाएंगे, तो ये भी गलत है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि पहले अप्रामाणिक मापों का उपयोग करेंगे और फिर प्रमाणिक, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। मतलब दृष्टिबाधित आपको याद रखना है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दृष्टिबाधित हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लिखा है कि टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। दूसरा हमारा है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। तीसरा है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। और चौथा है कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। आप पहले ये समझ लीजिए कि जब जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं वो देख तो सकते नहीं हैं, या तो वो चीज़ों को सुन सकते हैं और या फिर वो अपने हाथ रख के उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखिए टेलर का गिनतारा जो है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो टेलर का गिनतारा ये है। तो टेलर के गिनतारे में क्या होता है, ऐसे मोती टाइप के होते हैं, आप उस पे हाथ रख के जो दृष्टिबाधित हैं वो समझ सकते हैं, है ना, कुछ सीख सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या होता है, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए होता है। और इसमें देखिए उभरी हुई आकृतियाँ, तो जो भी उभरी हुई आकृतियाँ होंगी उसमें हाथ रख के जो दृष्टिबाधित है वो अच्छे से समझ सकेंगे। तो क्या हो गया कि ये भी सही है कि जियो बोर्ड भी सही है हमारा, टेलर गिनतारा भी सही है। और कंप्यूटर से हम चीज़ों को सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते अगर दृष्टिबाधित शिक्षार्थी हैं, बट वो क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो ये भी सही हो गया। तो ये इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। और ए क्यों नहीं सही, बी क्यों नहीं सही और डी क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें संख्या चार्ट की बात हुई है। देखिए पहले ही संख्या चार्ट वो क्या देख पाएंगे जब उनकी आंखें नहीं। बी ऑप्शन में भी देखिए संख्या चार्ट की बात हुई है ना, तो ये भी नहीं कर पाएंगे। और जो डी ऑप्शन है उसमें भी संख्या चार्ट, तो संख्या चार्ट तो वो देख ही नहीं पाएंगे, तो उसका यूज़ ही क्या है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बेस्ट है। आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कक्षा 2 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? जैसे कि आपको पता होगा कि इकाई का स्थान ये होता है, इकाई का स्थान कैसे होता है, जैसे ये इकाई है, ये इकाई है आपकी, ठीक है। तो ये दहाई हो गई, है ना, इधर इकाई होती है और इधर दहाई होती है। तो आपने कहा कि इकाई 4 इकाई, तो इकाई के नीचे आप 4 लिखेंगे, ठीक है, और दहाई के नीचे आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ऐसे क्या होगा, 34 होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी ने बताया 43। तो एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे, इस पर आपको ध्यान देना है। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन है कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। मतलब आपने कॉलम बना दिया कि हाँ ये इकाई है, ठीक है, आपने कॉलम बना दिया कि
ऐसे ये इकाई है और ये दहाई है, और हमेशा आप उससे ही बता रही हैं बच्चों को, उसके नीचे कॉलम के नीचे लिखने के लिए कह रही हैं आप। ऐसा करेंगी, या यही कॉलम जो विधि है उसमें अभ्यास करने के लिए, मतलब आपने लिख दिया इधर इकाई और इधर दहाई, और उसके नीचे अभ्यास करने के लिए आपने बहुत सारे प्रश्न दे दिए। या फिर विद्यार्थियों को गिनतारा जो है उस पर, अभी मैंने आपको गिनतारा दिखाया था, उस पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी, और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ऐसा करेंगे कि गिनतारा देखिए आप कि हाँ ऐसा है गिनतारा, और फिर ऐसे प्रदर्शित करिए, या उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेडागोजी को कैसे डील करना है। पहली बात तो आपको ऐसा ऑप्शन बिल्कुल कट कर देना है जिसमें लिखा हो कि 5 बार लिख करने के लिए कहें, 10 बार अभ्यास। सिर्फ मैथ्स पेडागोजी में नहीं, इंग्लिश, हिंदी या सीडीपी किसी में भी अगर ऐसा ऑप्शन है कि हाँ ऐसा करने के लिए आप उनसे 5 बार कहेंगी, 10 बार कहेंगी, तो उसको तो पहले ही आप रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिसमें TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, अगर उसका यूज हुआ हो तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। और गिनतारा को हमेशा आपको पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। इकाई दहाई मतलब कि जो स्थानीय मान है वो पता करने के लिए गिनतारा बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जो C ऑप्शन है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। A और B इसलिए नहीं सही है क्योंकि A में कहा गया है कि हमेशा दहाई और इकाई अंक के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। क्या आप हमेशा यही करेंगी, ऐसे ही सिखाएंगे तो क्या बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्या पहले वो इकाई दहाई लिखेगा, है ना, तो ये नहीं सही रहेगा। तो अब B ऑप्शन क्या है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, ठीक है, अभ्यास एक जगह, लेकिन जो C ऑप्शन है उसमें बच्चा जो है वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है, गिनतारे पे देखेगा फिर अपने हिसाब से लिखेगा, तो इसलिए जो C ऑप्शन है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जा सकता। नहीं याद रखना है आपको, मैंने पहले ही कहा है। तो असफल होने के लिए कौन सा कारण नहीं माना जा सकता है, जैसे कक्षा के जो अनुभव होते हैं, जो क्लास के एक्सपीरियंस हैं, है ना, अगर वो अच्छे नहीं है, बोरिंग क्लास है, तो हाँ ये असफल होने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब प्रतीकात्मक संकेत जो गणित में ये जो प्लस माइनस ये सब डिवीज़न ये सब प्रतीकात्मक संकेत होते हैं, ये संकेत होते हैं, है ना, तो ये संकेत भी एक तरीके से जो मैथ है उसको बोरिंग बना देते हैं, जिनको मतलब समझ नहीं आती उनके लिए, है ना, जो अच्छे से समझाया नहीं जाता, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो ये जो प्रतीकात्मक संकेत है ये भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। गणित की जो संरचना है वो भी थोड़ी सी टफ है, अगर वो समझ नहीं आई, अगर आपको वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं कराई गई। लेकिन जो सबसे मतलब अच्छा ऑप्शन है नहीं के लिए, कि मतलब जो गणित के असफल होने में बिल्कुल भी रोल अदा नहीं करता है, वो है लैंगिक भेद। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अगर लड़का है तो उसकी मैथ अच्छी होगी और लड़की की नहीं होगी, या फिर लड़की की ही होगी लड़के की नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है गणित में असफल होने के लिए, तो इसलिए हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता भाई, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो दो संख्याओं का गुणन है वो जो है वो हमेशा बड़ा होगा दोनों संख्याओं से, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। जैसे आपने 2 × 3 लिखा तो ये बात सही है कि हाँ 6 आया, आप कहेंगे हाँ ये सही है कि 6 आया, तो ये बड़ा है 6, 2 और 3 से। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप मान लीजिए आपने 3 × आपने किया 0.1, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसका, अगर आप आंसर देखें आएगा 0.3, तो 0.3 तो छोटा है ना 3 से। तो लेकिन बच्चों ने क्या समझ लिया है कि जो गुणा करने से जो संख्या आती है, ये दो संख्याओं गुणन से, वो हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। लेकिन आपको ये भ्रम दूर करना है, तो आप कैसे सही करेंगे इसको। तो ये ऑप्शन है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, मतलब एक पूर्ण संख्या लेंगे और एक भिन्न संख्या और उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाएंगे, या फिर इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित, बार बार संख्या के योग करके दिखाएंगे। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, मैंने पहले ही बताया। या फिर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करेंगे, या ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं गुणन को प्रदर्शित करेंगे।
मैंने बताया कि दशमलव संख्या से अच्छा मतलब कोई भी आपके पास एग्जाम्पल नहीं हो सकता जो उसको ये बात समझा पाए कि जो दो संख्याओं का गुणन है वो हमेशा बड़ा नहीं होता है उन दोनों संख्याओं से। क्योंकि आप ये जैसे मैंने आपको ये दशमलव करके समझाया, ऐसे आपको भी दशमलव संख्या लेनी और बिल्कुल रट लीजिए आप कि जो दशमलव संख्याएं हैं उनको पढ़ाने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो ग्रिड पेपर होता है। ठीक है, ग्रिड पेपर पर क्या होता है, दशमलव संख्याओं को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है। आपने देखा भी होगा ग्रिड पेपर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपको ये याद रखना है कि आप इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कि आप ग्रिड पेपर पर समझाएंगे। अब आगे क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति शिक्षक ने प्रयोग किया। कैसे विधि का प्रयोग किया? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम सिखाने के लिए है ना, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यही आपको बच्चे को सिखाना है। लेकिन आपने क्या कहा है पहले कि आपने ये कहा कि मतलब पहले उसको क्या किया कि 4 जो त्रिभुज हैं, है ना, त्रिभुज ऐसे बनाया और वैसे ही उसमें 4 त्रिभुज हैं और ऐसे त्रिभुज को बच्चों को दे दिया, वैसे सीट दे दी, इसमें 4 त्रिभुज बने और कहा कि मतलब आप इसमें संबंध खोजिए क्या है। तो इसमें कौन सी विधि प्रयोग की गई? इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, शिक्षक ने यहाँ पर डायरेक्ट बताया नहीं है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है। उसने क्या कहा कि बच्चों को खुद खोजने का अवसर दिया है ना। तो जो आगमन विधि हमारी होती है, इंडक्टिव मेथड, उसमें बच्चा पहले क्या करता है, एग्जाम्पल टू रूल जाता है। मतलब उसे रूल अभी बताया नहीं गया है, वो पहले देखेगा, खोजेगा, है ना, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर उसके बाद एक सामान्य नियम की तरफ जाएगा। यही इसमें हुआ भी है। तो इसलिए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन विधि। निगमन का मतलब होता है कि पहले बच्चे को अगर यहाँ पर टीचर रूल बता देता है कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम है और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो क्या हो जाती है, निगमन विधि, रूल टू एग्जाम्पल जाती है। लेक्चर मेथड, इसमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया कि बस लेक्चर दे दिया टीचर ने, है ना, टीचर ने तो एक क्रिया कराई है। और प्रयोगशाला भी, ऐसा भी कोई प्रयोगशाला की भी बात नहीं की गई है, तो इसलिए आगमन विधि हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ठीक है, कौन सा कार्य एक गतिविधि आपको पहचानना है। जैसे शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, समझा रहे हैं शिक्षक, या बच्चों द्वारा कविता के रूप में जो गिनती का वाचन हो रहा है, या बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, या बच्चों का अन्वेषण में लगना, मतलब खोज में लगना। मैंने कहा अन्वेषण हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है, बच्चे खोज कर रहे हैं, खोज में लग रहे हैं, तो ये एक गतिविधि है। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कौन सा कथन है, बताइए कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, या आम तौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, या हर कोई गणित सीख सकता है, या गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। अगर आपने जब आप पेपर दे रहे हैं आपने ध्यान नहीं दिया और आपने सोचा अरे आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, अरे यही सीखोगे ऑप्शन, पर आप क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है, असत्य नहीं। तो सत्य पूछा जा रहा है तो सत्य तो साफ सीधी बात की पॉजिटिव आंसर ही होगा, वो ये है कि हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कंटेंट का जो मैं वीडियो है वो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तब तक आप जो भी वीडियो आ रहे हैं पेडागोजी से रिलेटेड वो भी आपकी समझ अच्छी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बेकार मत समझिएगा। ठीक है, तो सारे जो भी मतलब जैसे कुछ लोगों का कहना है कि मैम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन लाइए ऐसा कुछ, तो देखिए ईजी टू टफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक साथ टफ दे देना वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चे क्या होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो इस बार प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट ही की होगी, है ना, तो उनके लिए बिल्कुल टफ आना बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आप वेट करिए, जो आगे ईजी टू टफ सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।